नमस्कार साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के भारत का जो शीतकालीन समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ले रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे लगातार राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तो हम जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप और वन लाइनर सवाल इन पर चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट जो सवाल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 के अंदर आने वाले सवाल हैं उन्हीं पर हम लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हो सकता है उन्हीं को भी लाभ प्राप्त हो सके। तो हमारा पहला सवाल हमारे यहाँ पर सबसे पहले सवाल है, विश्व राजनीति के शीत युद्ध का दौर का हम चैप्टर ले रहे हैं और शीत युद्ध की शुरुआत कब माना जाता है, शीत युद्ध कब माना जाता है। तो देखिए 1945 के बाद या 1947 के बाद, 1950 के बाद या 1960 के बाद। तो ये आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों, कि 1945 के बाद हमारे शीत युद्ध की दौर माना जाता है। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है कि दो ऐसे कौन से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दो गुट थे जिनके बीच में शीत युद्ध का दौर चला था। तो ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थी, ये ध्यान रखना, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हमारे ये दो गुटों के बीच में लंबा समय से शीत युद्ध चला था। निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमाण प्रमाण कारण रहे, यानी प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे? तो पहला हमारे सामने आता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, और दूसरा आता है हमारा विजित प्रदेशों का आधिपत्य संबंधी विवाद, और तीसरा हमारा युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण यानी उपयुक्त सभी। यह सभी के सभी कारण रहे हमारे सोवियत यानी शीत युद्ध को जन्म, यानी शीत युद्ध के प्रमाण के कारण या प्रमुख कारण हमारे तीनों ही प्रमुख कारण रहे हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विजित प्रदेशों का आधिपत्य संबंधी विवाद और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये सभी के सभी हमारा है। अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल आता है, सोवियत संघ के साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा सवाल है, कई बार हमारे एग्जाम में यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो ये कब हुआ था? 1917 के अंदर या 1922 में या 1925 में या 1991 के अंदर? तो ये इस सवाल का सही उत्तर होगा 1917 के अंदर हमारे सोवियत संघ रूस के अंदर साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल प्रिय साथियों, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? लाल सेना के नाम से किस देश की सेना को कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हमारे सामने आता है। तो यहाँ ब्रिटेन की सेना को कहा जाता है या सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है, अमेरिका की सेना को या फ्रांस की सेना को? तो प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर सोवियत संघ की जो सेना है उसको लाल सेना के नाम से जाना जाता है, लाल सेना के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? ना 1943 के अंदर या 1944 के अंदर या 1945 के अंदर या 1946 के अंदर? तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, 1945 के अंदर। ये आपको पता है 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। या ना 1945 के अंदर या 1946 के अंदर, 1947 के अंदर या 1948 के अंदर? तो साथियों, प्रिय विद्यार्थी, इस सवाल का सही उत्तर होगा या ना मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? 1948 के अंदर। 1948 के अंदर मार्शल योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी मार्शल योजना? 1900 से। अगला सवाल हमारा महत्वपूर्ण सवाल, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? सोवियत संघ की द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? यानी ये हमारे सामने सवाल आता है 1948 के अंदर, 1950 के अंदर, 1952 के अंदर और 1956 के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? तो यहाँ ध्यान रखना, नाकेबंदी 1948 में 1948 के अंदर की गई थी।
अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, नाटो की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार हमारे सवाल, ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी कई बार सवाल ये पूछा गया है कि नाटो की स्थापना कब की गई थी। तो ये हमारे सामने सवाल, इस सही का उत्तर क्या होगा? देखिए आपके सामने ऑप्शन है 4 अप्रैल 1949 में, 15 अगस्त 1947 में, 8 अप्रैल 1975 के अंदर, और इसके अलावा 9 जून 1975 के अंदर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 अप्रैल 1949 के अंदर नाटो की स्थापना की गई थी। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखिए नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन हमारे सामने है, देखिए, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, या पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, या दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना। इस सवाल का सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और साथियों, पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। इस सवाल का सही उत्तर होगा, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी जो यूरोप है वहां पर सोवियत संघ या सोवियत या साम्यवादी व्यवस्था को विस्तार के प्रभाव को रोकने का मुख्य उद्देश्य ही नाटो की स्थापना का कारण था। अब बात करते हैं कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों के हस्ताक्षर किया गया था। तो नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों के ने हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आता है 20 या 15 या 10 या 5। यानी इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब होगा प्रिय साथियों, यहाँ पर 20। यानी नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 20, यानी 20 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कई बार हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? यानी आपके सामने ऑप्शन है 1975, 1971, 1968 और 1989 के अंदर। तो ये प्रिय साथी, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नाटो यानी सॉरी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1971 के अंदर। कब बना था? 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, अमेरिका के वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? ये आपके सामने ऑप्शन है 1971 में, 1972 में, 1973 में और 1974 में। कब हुआ था ये वाटर गेट कांड की घटना? कब अमेरिका में घटना घटित हुई थी? तो ध्यान रखना प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, 1974 के अंदर ये वाटरगेट की कांड की स्थापना हुई थी साथियों। अब बात करते हैं साथियों कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे सामने आते हैं 1973 में, 1980 के अंदर, या 1985 में, या 1991 के अंदर। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा, आंसर होगा 1985 के अंदर। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 के अंदर हुआ था। अगला महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय हमारे यहाँ पर सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, निकोलाई बुल्गालिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो आपके सामने यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के अंदर हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री का नाम निकिता क्रुश्चेव थे। अब हमारा अगला सवाल है, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? यहाँ पर ये सवाल वापस रिपीटेशन है आपके सामने। तो यूरोप देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता, वैसे उस समय सवाल आपके सामने था कि मार्शल योजना, ठीक है, तो मार्शल योजना यूरोप देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, ये सवाल का सही ऑप्शन था। अब अगला सवाल आपके सामने है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही सही है? नाटो, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन आपके सामने है, तो उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, इसका पूरा नाम है
या उत्तर अल्टार्कटिक संधि संगठन, या उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पर उत्तर अल्टार्कटिक संधि संगठन, उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने है, किस देश की प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? किस देश की प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? आपके सामने ऑप्शन आता है रूसी संघ से, चीन से, फ्रांस से, या अमेरिका से। इस सवाल का सही उत्तर होगा अमेरिका। प्रिय साथी, यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? अमेरिका। अमेरिका से यहाँ एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति और सुरक्षा और सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, या आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, या राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, या उपयुक्त में से सभी। तो इस ऑप्शन का ये जैसे हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संबंधी में कौन सा विकल्प सही है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। और इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति और सुरक्षा, सहयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना है, हमारे को तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना है, और राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों में से माने गए हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्न में से किससे है? हेलसिंकी भावना का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा सवाल है। परमाणु सुरक्षा से लेकर, या तनाव शिथिल्य से लेकर, या यूरोपीय देशों की आर्थिक विकास से संबंधित है, या उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा साथियों यूरोपीय देशों की आर्थिक विकास से। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित किससे है? यूरोपीय देशों की आर्थिक विकास से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने लायक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर पूरा फोकस करें कि हो ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों में नव जागरण का परिणाम था? बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों में नव जागरण का परिणाम था? यानी ऑस्ट्रेलियाई महादेश, या एशियाई महादेश, या अमेरिकी महादेश, या यूरोपीय महादेश। बहुत ही अच्छा सवाल। तो यहाँ पर देखिए एशियाई महादेश एशियाई महादेश के मूल्यों के लोगों के नव जागरण का परिणाम था ये गुट निरपेक्षता की नीति। बहुत ही अच्छा सवाल अगला आपके सामने है, निम्न में से किन के प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आ गई थी? यानी किन के प्रयास से हमारी गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के, या जमाल अब्दुल नासिर, या मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो, या उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर आपके सामने है कि किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पर इन सभी के अस्तित्व कारण आई जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो, उपयुक्त सभी। यानी इन सभी के प्रयासों से ये हमारी गुट निरपेक्षता की नीति आई थी। जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो, उपयुक्त सभी। अगला महत्वपूर्ण सवाल, नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों पर निम्न में से कौन सी सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे सामने है। तो राष्ट्र का द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलाना, या स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, या सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना, या उपयुक्त में से सभी। यहाँ बहुत ही अच्छा सवाल है कि नेहरू, नासिर, टीटो द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों पर निम्न में से कौन सी सही है? तो ध्यान रखना ये सभी है सही है, उपयुक्त में से सभी। यानी राष्ट्रों का एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों के उपनिवेशवाद का विरोध करना, और सदस्य देश राष्ट्रों द्वारा किसी सैनिक गुटबंध में अलग रहना। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित से कौन से हैं? गुट निरपेक्षता की प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, या राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, या उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक में शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, और राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, इसी कारण से गुट निरपेक्षता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिला। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया था?
आपके सामने ऑप्शन है सोवियत संघ को, या साम्यवादी चीन को, या उत्तर कोरिया को, या हंगरी को। तो ये आपको पता ही है साथियों कि चीन 1971 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो साम्यवादी चीन को 1970 तक, देखिए हम बात करें 1970 तक, यहाँ पर उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन माना जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि बर्लिन की दीवार का खड़ा होना माना जाता है, या 1989 में पूर्व जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, या जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, ऊपरी में से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान रखिए, इस सवाल का सही आंसर होगा बर्लिन की दीवार का खड़ा होना ही शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है साथियों, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? बहुत ही अच्छा सवाल और सिंपल सवाल है, तो ये ध्यान रखना, इस सवाल का सही जवाब होगा 1939 से, यानी 1939 से 1945 के बीच। यानी दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 से 1945 के बीच में चला था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और अब आज का अंतिम सवाल, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, जॉन कैनेडी, बेस जॉनसन, ट्रूमैन, या जिमी कार्टर। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी यहाँ पर हमारे यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होंगे? जॉन एफ कैनेडी होंगे। तो ये सारे के सारे बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवालों पर हमने चर्चा की, और इसी तरह से हमारे सवालों पर लगातार बने रहने के लिए और लगातार इंपॉर्टेंट सवालों से हमारे मिशन हमारा 2023 में बने रहने के लिए और हमारे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके लिए होंगे महत्वपूर्ण, और आपकी सफलता की सीढ़ियों में हम लगाएंगे 4 चांद। तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, क्योंकि हमारे लगातार वीडियो आपके पास पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना होगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।